नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अपने स्कूल मैनेजमेंट टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट, अपने एजुकेशन मैनेजमेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना था। यूनिट अपनी चल रही थी स्कूल मैनेजमेंट, पूरा विद्यालय संगठन चल रहा था। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, किस पर्पज से ये बनाया जाता है, क्या क्या हेल्प करता है, उसके बारे में। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पहला रहता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक नैतिक विकास को सुनिश्चित करना है। पिछली क्लास में भी हमने यही देखा था कि बालक का बौद्धिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास और नैतिक विकास मेन उद्देश्य रहता है। पिछली क्लास में भी हमने इसी चीज को देखा था। यह शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का काम करता है कि सोसाइटी जिस टाइप का चाहती है व्यवहार उसी टाइप का बनाने का स्कूलों का प्रयास रहता है। तो यह शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने का तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का कार्य करता है। पहला उद्देश्य इसका ये रहता है। दूसरा है संगठन और समन्वय स्थापित करना, बैलेंस उनके बीच में स्थापित करना। विद्यालयों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच समन्वय बनाने का काम करता है कि स्कूल जो है, वहां के जो टीचर हैं, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और बेसिकली पेरेंट्स हैं, इन सबके बीच कोऑर्डिनेशन किस तरह बना रहे, इस चीज का भी ये वर्क करता है। शिक्षा प्रणाली के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़कर लक्ष्यों की ओर अग्रसर करना। स्कूल मैनेजमेंट का मेन काम रहता है कि शिक्षा के जितने भी घटक हैं, चाहे वो पेरेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर, चाहे वो उनके टीचर्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे बाकी और मैनेजमेंट मेंबर हैं, फोर्थ ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सभी के आपस में मैनेजमेंट को बनाए रखना, उनका कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो शिक्षा प्रणाली के जितने भी घटक हैं, जिन जिन से शिक्षा प्रणाली जुड़ी हुई है, उन सभी घटकों के अंदर, उन सभी फैक्टर्स के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी स्कूल मैनेजमेंट का होता है। समान अवसर प्रदान स्कूल मैनेजमेंट का मेनली उद्देश्य रहता है कि सभी वर्गों, सभी जातियों और लिंग के विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। किसी भी स्कूल के अंदर जातिगत भेदभाव ना हो, उसके इकोनॉमिकल फैक्टर को देखकर भेदभाव ना किया जाए, उसकी कास्ट को देखकर भेदभाव ना किया जाए और सबसे इंपॉर्टेंट उसके जेंडर को देखकर भेदभाव ना किया जाए। इन चीजों का ध्यान रखना भी स्कूल मैनेजमेंट का ड्यूटी रहता है। पिछड़े और वंचित वर्ग जो हैं, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, उन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करना भी इन्हीं का ही स्कूल मैनेजमेंट का मेन काम रहता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसके अंदर सुधार करना मुख्य उद्देश्य इनका रहता है। शिक्षा पद्धति कैसी हो, कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज किए जाएं, पाठ्यक्रम सिलेबस किस तरह का हो और सह पाठ्यक्रम में विधियां किस तरह की हो, इन चीजों को देखना और मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावी और उपयोगी बनाना शिक्षा प्रशासन का मुख्यतः उद्देश्य रहता है कि किस तरह बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए, उसके अंदर टीचिंग मेथड कैसे हो, सिलेबस किस तरह पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम में क्रियाएं किस तरह हो, गतिविधियां, मूल्यांकन प्रणाली, सभी को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षण, प्रशिक्षण और नवीनतम तकनीकों का प्रयोग निश्चित करना। जो जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो जो रवि पिंकी मैम नेट करनी है, तो नेट बेटा जेआरएफ अभी एग्जाम आएंगे, साल में 2 बार आते हैं, आप उसका फॉर्म फिल करके नेट क्लियर कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट करना है। 55 अबव होने चाहिए मार्क्स, आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। जेआरएफ अगर क्लियर करनी है तो वो परसेंटेज के बेस के ऊपर मेरिट निकल जाती है। 2 पेपर रहते हैं, फर्स्ट बेसिक मेन पेपर रहेगा और सेकंड आपके सब्जेक्ट का पेपर रहता है। साल में 2 बार इसके फॉर्म आते हैं। अभी दिसंबर सेशन का आएगा तब आप भर लीजिएगा, अभी जुलाई सेशन का तो जा चुका है फॉर्म। तो शिक्षण, प्रशिक्षण और नवीनतम तकनीकी का प्रयोग सुनिश्चित करना स्कूल मैनेजमेंट का मेन टारगेट रहता है। शिक्षक प्रशिक्षण की जितनी भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका प्रयोग किस तरह बेस्ट किया जाए, इस चीज का ध्यान भी स्कूल मैनेजमेंट ही रखता है। अब टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन उसको यूज किस तरह करना है, उसको यूटिलाइज किस तरह करना है, उसका प्रयोग उचित बेस्ट यूज किस तरह करना है, ये स्कूल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और वो इन चीजों को कंटिन्यू करते हुए चीजों को सिखाते हैं। फिर आता है अनुशासन और व्यवस्था बनाए।
मैनेजमेंट का मेन काम रहता है विद्यालय के अंदर अनुशासन बना रहे और पूरा का पूरा सिस्टम एकदम बेस्ट चले, व्यवस्था बनी रहे उन चीजों की। तो ये भी काम रहता है स्कूल मैनेजमेंट का। तो विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुशासन, डिसिप्लिन बनाना, वहां के रूल रेगुलेशन बनाना, कुछ पॉलिसीज लागू करना जिसके द्वारा स्कूल मैनेजमेंट बेस्ट चले, एक स्वस्थ सहयोग और प्रेरणादायक शैक्षिक वातावरण तैयार करना। जैसे एक देश को चलाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कुछ नियम कानून बने हुए हैं, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो सबकी ड्यूटीज अलग अलग रहती है। तो स्कूल मैनेजमेंट भी इसी तरह नियम बनाता है, कुछ पॉलिसीज बनाता है, डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन पॉलिसीज को फॉलो करवाते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जिस तरह देश सिस्टम वाइज चल पाता है उसके कारण, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, उसी तरह हर स्कूल के अंदर भी कुछ नीतियां होंगी, हर रूल रेगुलेशन होंगे, तो जिसके द्वारा वो पूरा स्कूल जो है वो सिस्टम वाइज चल पाएगा। तो स्कूल मैनेजमेंट का भी ये ड्यूटी रहता है। शिक्षा और समाज का संबंध बनाए रखना। शिक्षा प्रशासन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली को ढालता है। जैसी समाज की आवश्यकताएं हैं, समाज को, सोसाइटी को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन जो सिस्टम है उसको उसी के अकॉर्डिंग ढालते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षित नागरिक तैयार करते हैं। पता है कि एक टीचर भविष्य का निर्माता है। भविष्य का निर्माता किस तरह है कि जो स्टूडेंट है वही हमारा भविष्य है। तो अब उन भविष्य को बनाने के लिए उसका निर्माता अगर हम बना रहे हैं तो बेस्ट चीजें देंगे, तभी वो बेस्ट एक सिटीजन बन पाएगा कंट्री का। तो इसमें सीधा सीधा फैक्टर रहता है कि समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षित नागरिक तैयार करना, कि समाज में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर पढ़ा लिखा पर्सन होगा तभी वो उस चीज से सुलझा हुआ होगा और वो चीजों को डील कर पाएगा, तो चीजों को समझ पाएगा। तो ऐसी एजुकेशन दी जाए कि अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर क्रिएट कर दी जाए। जब शुरू से ही क्रिएट की जाएगी तो बालक स्वतः ही उन चीजों से डील कर पाएगा। तो स्कूल मैनेजमेंट का ये पर्पस भी रहता है कि किस तरह चीजों को समझना है और वो इन फ्यूचर समाज को किस तरह ओनली दे पाए। हमारी ड्यूटी समाज से लेना नहीं है कि चीजों को ले रहे हैं, सुविधाओं को ले रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम एजुकेशन के अंदर जाकर समाज को कुछ रिटर्न के अंदर दें भी। तो स्कूल मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि समाज को एक शिक्षित नागरिक तैयार करके वो दे। संसाधनों का प्रबंधन करना, जितने भी रिसोर्सेज हैं स्कूल के अंदर, बुक्स आ रही हैं, खेलकूद का सामान आ रहा है, और भी चीजें आ रही हैं, तो उन सबको सिस्टम वाइज, एक घर बना रहे हैं तो उसके लिए आप ब्रिक्स ले आए, ईंट ले आए, बजरी ले आए, सीमेंट ले आए, ग्रिड्स वगैरह सब कुछ सामान ले आए, पानी वगैरह ले आए, क्या एक जगह उनको रख देंगे तो क्या वो मकान तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह ये सामग्रियां तो हैं स्कूल में, विद्यालय की बिल्डिंग है, लाइब्रेरी का सामान है, लैब है, वहां पर खेल कूद का सामान है, कंप्यूटर है, ये सारा सामान तो है, लेकिन अगर इनको सिस्टम वाइज सेट करके यूज नहीं किया जाएगा तो ये सामान किसी भी काम का नहीं होगा। तो स्कूल मैनेजमेंट इन सबको सेटअप करने का, इन सब का पूरा प्रबंधन और इसका सही उपयोग करने का काम भी स्कूल मैनेजमेंट ही करता है। शिक्षा के लिए आर्थिक साधनों का उचित वितरण करना। अब शिक्षा दी जाएगी तो फाइनेंशियली चीजें भी चाहिए होंगी, कभी फर्नीचर चाहिए, कभी स्कूल के लिए कुछ सामान चाहिए, कोई चीज टूट गई है वो नई लेकर आनी है, तो जितनी भी आर्थिक प्रणाली है वहां की, जितना भी इकोनॉमिकल फंड है, उन सबका ध्यान रखने का काम भी स्कूल मैनेजमेंट ही करता है। अगर स्कूल मैनेजमेंट नहीं होगा तो हर कोई अपनी चलाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सिस्टम सेट नहीं बैठ पाएगा। नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। नई नई तकनीक, पिछले भी हमने पॉइंट पढ़ा है कि नई नई तकनीक को लाना, नई नई पद्धतियों को लाना, उसको अपनाकर शिक्षा के आधुनिक उपयोगी बनाना, शिक्षा को आधुनिक बनाना, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको शिक्षा के अंदर ऑब्जर्व करके नई चीजों को लेकर आने का काम भी स्कूल मैनेजमेंट का रहता है। शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में अनुसंधान और प्रयोगों को बढ़ावा देना, नई नई अनुसंधान मतलब नई नई खोज करना, नई नई रिसर्च करना, उन चीजों को बढ़ावा देने का काम भी स्कूल मैनेजमेंट अपना रोल उसमें प्ले करता है। राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में, जैसे टीचर की ड्यूटी बनती है, अब मैनेजमेंट के अंडर ही टीचर काम कर रहा है, मैनेजमेंट के अंडर ही टीचर काम करेगा, तो टीचर ये चीजें सिखाएगा तो वो किसके अंडर में रहकर सिखा रहा है, मैनेजमेंट के अंडर में रहकर दिखा रहा है। तो मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना, भाईचारे की भावना, समानता और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को
विकसित करे और शिक्षा को राष्ट्र की प्रगति और संस्कृति के संरक्षण का साधन बनाए कि किस तरह देश की संस्कृति को बचाया जा सकता है, देश की विरासत को बचाया जा सकता है। इस तरह की एजुकेशन को प्रेफर करे स्कूल मैनेजमेंट, ताकि टीचर इसी तरह की एजुकेशन को दे। तो स्कूल मैनेजमेंट पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करना, उन चीजों को प्लानिंग बनाना, उसके बारे में खर्च करना वहां पर, ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो कौन मैनेज करेगा? वो स्कूल मैनेजमेंट मैनेज करता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रशासन का उद्देश्य केवल शिक्षा का प्रसार करना ही नहीं है, ओनली किताबी ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाना, इक्वल सबको अवसर प्रदान करना, संसाधनों का प्रबंधन करना और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से ही शिक्षा को वास्तव में उपयोगी, सार्थक और समाज उपयोगी बनाया जा सकता है। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो पूरा स्कूल का सिस्टम भी बढ़िया चलेगा। तो स्कूल मैनेजमेंट का ये ड्यूटी रहता है कि समय समय के ऊपर नई नई टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करवाया जाए, आर्थिक साधनों को प्रोवाइड करवाया जाए, टीचर्स और जो पेरेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन है, टीचर्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, उनको बैलेंस बनाकर रखे और चीजों को पूरा का पूरा सिस्टम वाइज सेट करे, पूरा टाइम टेबल का सारा मैनेजमेंट देखना, ये सारी चीजों को देखने का काम स्कूल मैनेजमेंट का रहता है। शिक्षा प्रशासन के कार्य क्या क्या रहते हैं? शिक्षा प्रशासन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं को बनाना, मैंने कहा ना, प्लानिंग करना, फिर कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करना, फिर उसको अप्लाई करना, चीजों को लास्ट में क्या अचीव हो रहा है और क्या अचीव नहीं हो पाया, इन सबका देख रेख करना स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है। तो शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना, कार्यक्रमों को देखना, गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करना कि शिक्षा के उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके, मतलब बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लेना। कि अगर कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे सहपाठी है, मतलब को करिकुलम एक्टिविटी है, चाहे नॉर्मल एक्टिविटी है, दोनों को इस तरह बैलेंस करना कि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, टेक्नोलॉजी को इस तरह मैनेज करना कि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, इन चीजों को सबको देखना स्कूल मैनेजमेंट का कार्य रहता है। शिक्षा प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो स्कूल है, सभी का विकास सुव्यवस्थित हो। स्कूल मैनेजमेंट का काम ओनली बच्चों को आगे बढ़ाना नहीं, ओनली टीचर्स को, ओनली पेरेंट्स को या ओनली स्कूल को डेवलप करना, इतना ही काम नहीं, ये सबको साथ में कोऑर्डिनेट करता हुआ आगे लेकर जाने उसका मेन काम है। वहां पर स्टूडेंट भी उतना ही रोल प्ले करेंगे, टीचर भी उतना ही रोल प्ले करेंगे, स्कूल डेवलपमेंट भी उतना ही रोल प्ले करेगा और अभिभावक जो है उनसे जो कोऑर्डिनेशन है वो भी उतना ही रोल प्ले करेगा। तो स्कूल मैनेजमेंट एग्रीगेट चीजों को देखता है, ना कि पर पर्सन के बेस के ऊपर देखता है। शिक्षा प्रशासन के कार्य हम देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करना, योजना का निर्माण करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाना, पाठ्यक्रम बनाना, टाइम टेबल बनाना, परीक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षा विधियों से संबंधित पॉलिसीज बनाना, ये स्कूल मैनेजमेंट का काम रहता है। तो फर्स्ट काम है प्लानिंग करना, उस चीज की योजना का निर्माण करना। बिना प्लान किए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो अक्सर ऐसा कुछ कमियां रह जाती हैं कि वो काम पूरा नहीं हो पाता। स्कूल मैनेजमेंट अगर कोई भी काम कर रहा है तो उस बेस के ऊपर सबसे पहले उन चीजों को लेकर एक प्लानिंग बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है, तो वो जरूर उसमें सक्सेस मिलती है। तो स्कूल मैनेजमेंट का फर्स्ट काम ये रहता है, एजुकेशन जो मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट काम ये रहता है कि चीजों को लेकर प्लानिंग बनाना, एक योजना बनाना, उसके अंदर उसका टाइम टेबल भी आ जाए। अगर टाइम टेबल नहीं बनाओ स्कूल के अंदर तो क्या होगा, जिसका मन जो आएगा, जिस क्लास के अंदर पीरियड लेगा, तो कुछ सब्जेक्ट की तो क्लासेस लग जाएंगी, कुछ सब्जेक्ट की लगेंगी नहीं। तो वो जब टाइम टेबल मैनेज नहीं होगा पहले से, तो वो पूरा शेड्यूल जो है वो रेगुलर नहीं चल पाएगा। तो योजना का निर्माण करना सबसे पहला काम होता है, जिसके अंदर वो सिलेबस का पहले ही निर्धारण कर देगा, समय सारणी बना देगा, परीक्षा की व्यवस्था करेगा और शिक्षण विधियां, जिससे नई नई पॉलिसी एजुकेशन में आ सके। दूसरा है संगठनात्मक कार्य, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का संगठन करना। अब प्लान कर लिया लेकिन चीजों को ऑर्गेनाइज, अभी एक घर बना रहे हैं तो घर का मैप तो बना लिया, एक प्लान तो बना लिया कि इस तरह घर बनेगा, लेकिन चीजों को ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है कि कौन लेबर वाला आएगा, कौन कैसे आएगा, कितना सामान लाना है, क्या क्या मात्रा के अंदर लाना है, उसको ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है, तभी काम सक्सेस होगा। क्या ओनली प्लानिंग से काम सक्सेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्लानिंग के बाद उसको सिस्टम वाइज ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसका संगठन बनाना पड़ेगा। तो
एजुकेशन मैनेजमेंट का काम रहता है कि विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी और जितनी भी और शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको संगठित करना और सभी घटकों के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर टीचर और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीचर और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीचर और प्रिंसिपल है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, या स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, तो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षण संबंधी कार्य है, तो शिक्षण संबंधी कार्य के अंदर क्या क्या रहेगा कि अध्यापकों की नियुक्ति किस प्रकार हो, उन्हें ट्रेनिंग किस प्रकार दिया जाए और उनके कार्यों की देखरेख किस प्रकार की जाए। कोई भी ऐसा है कि भी जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है और वो पढ़ाने लग जाए तो बच्चे सही रूप से पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो टीचर्स की नियुक्ति के लिए क्या स्केल फिक्स किया जाए कि क्या करना जरूरी है। हर देखो आज आप देखते हो अपने ईसीसी कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना कि क्रैच के लिए ये जरूरी है, तो एक योग्यता फिक्स कर दी जाती है। तो अध्यापकों की नियुक्ति के अंदर, उनकी ट्रेनिंग के अंदर और उनके कार्यों की देखरेख करना और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति और सामग्री भी उपलब्ध करवाना। अगर क्लास के अंदर बोर्ड नहीं लगा हुआ, मार्कर नहीं है, चीजें अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पढ़ाया नहीं जा सकता। तो चीजों की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना भी का काम होता है। अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, विद्यालयों के अंदर अनुशासन बनाना, नियम बनाना, पॉलिसीज बनाना। हमने उद्देश्य पढ़े तब भी उसके अंदर मेन उद्देश्य यही था कि किस तरह स्कूल की, विद्यालय की पॉलिसीज बनाई जाएं, कौन से रूल रेगुलेशन बनाए जाएं जिससे डिसिप्लिन को कैरी ऑन किया जा सके विद्यालय के अंदर। तो इनका ये मेन कार्य रहता है विद्यालयों में अनुशासन, नियम, नीतियों का पालन सुनिश्चित करना और शैक्षिक वातावरण को शांतिपूर्ण और प्रेरणादायी बनाना कि जिससे लोग मोटिवेट हो सके, बच्चों को भी प्रेरणा मिल पाए कि वो पढ़ पाए। तो इन चीजों का होना भी जरूरी है। फिर है सह पाठ्यक्रमीय कार्य। ओनली पाठ्यक्रमीय कार्य होते हैं और एक होते हैं सह। मैंने पहले ही बताया था, पिछली क्लास में भी हमने इसी चीज को देखा कि को करिकुलम एक्टिविटीज कितनी नीडेड होती हैं एक बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। तो उन क्रियाओं का मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर खेल कूद आ जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आ जाते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता आती है, विज्ञान मेले जैसी गतिविधियां आ जाती हैं। इन गतिविधियों का आयोजन करवा के विद्यार्थियों का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों नीचे आएगी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना भी इन्हीं का ही कार्य रहता है। संसाधनों का प्रबंधन, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रबंधन करना जरूरी है, उनको सही सेटअप करना जरूरी है, कहाँ पर किससे यूज करने पर कितना यूटिलाइजेशन किस चीज का होगा, इन चीजों को देखना भी जरूरी है, उनके उपयोग के स्तर को देखना भी जरूरी है। तो विद्यालय में भवन, वहां का पुस्तकालय, वहां की प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर, खेल सामग्री आदि का प्रबंधन करना और वित्तीय साधनों का उचित प्रयोग करना। देखो उचित उपयोग करना जरूरी है। वित्तीय साधन तो है लेकिन अगर उनका सही रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा तो वो पूरा उतना हमारे को बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। तो उन साधनों का उचित उपयोग करना भी जरूरी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन और निरीक्षण का कार्य करना। विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करना और अध्यापकों के कार्यों की समीक्षा करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना भी मेन कार्य रह जाता है। उद्देश्यों के अंदर भी हमने यही चीज देखी थी कि किस तरह इवैल्यूएशन किया जा सकता है, किस तरह उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। इन चीजों को देखना भी स्कूल मैनेजमेंट का या एजुकेशन मैनेजमेंट का वर्क रहता है। समाज और विद्यालय का समन्वय करना, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि एक भविष्य का निर्माण कर सके। एक समाज जो चाहता है, समाज की जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट किया जा सके, तो इसी वजह से स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो समाज और विद्यालय के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो बच्चे अपने आप ही डेवलप हो पाएंगे। तो अभिभावकों और समाज से शिक्षा को जोड़ना, शिक्षा के महत्व को समाज तक पहुंचाना, बताना कि सोसाइटी के अंदर एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज को देखना और सामाजिक समस्याओं के समाधान शिक्षा के माध्यम से करना। अगर सोसाइटी की जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व आउट करना भी ये स्कूल मैनेजमेंट का ही काम रहता है, एजुकेशन का काम रहता है। नवाचारों को लाना, नई नई टेक्निक लाना और अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिसर्च सेक्टर को बढ़ावा देना, जिन
मुद्दों के अंदर प्रॉब्लम है, जो शैक्षिक मुद्दे हैं जहां पर अभी तक प्रकाश नहीं डल पाया है, उन चीजों की ओर प्रकाश डाल के उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी रहता है। इसके अंदर नवाचारों में नई शिक्षण विधियां, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको अपनाना, अनुसंधान और रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है राष्ट्रीय मूल्यों का संवर्धन करना। जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी राष्ट्रीय सम्मान की चीजें हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारे सामने है, उन चीजों के लिए राष्ट्र बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति का, भाईचारा का, समानता का और लोकतंत्र नैतिक मूल्यों का विकास करना भी इम्पोर्टेंट रहता है। राष्ट्रीय मूल्यों का संवर्धन करना मतलब देश की जितनी भी प्रोस्पेरिटीज हैं, देश की जितनी भी अमानत हम कह सकते हैं, देश की जितनी भी धरोहर है, उनके प्रति सम्मान करना सिखाना भी एक स्कूल की ही ड्यूटी रहती है। कि बच्चे किस तरह, अगर नेशनल डे आ रहे हैं, 26 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो ये डे क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन चीजों के बारे में बच्चों को बताना, जिसके कारण बच्चे उन चीजों के प्रति जागरूक हो सके और उसमें राष्ट्रीयता की भावना आ सके। हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उनके बारे में बताना कि अशोक स्तंभ किस लिए हमारे लिए वैल्यूएबल है, चीजें देश से रिलेटेड जो हैं वो किस लिए वैल्यूएबल हैं, उन चीजों के बारे में बताना और बच्चे के अंदर देशभक्ति और सहयोग की और भाईचारे की भावना को उत्पन्न करना भी मेन टारगेट रहता है। बेसिक हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रशासन केवल विद्यालय को ओनली चलाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षा को उपयोगी बनाना, उसको व्यवस्थित बनाना, इफेक्टेबल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और समाज उपयोगी बनाना कि समाज के लिए कितना बेनिफिशियल है, समाज के लिए कितना फायदा दे सकता है, समाज को कितना अच्छी तरह से एक भविष्य दे सकता है, वो भी बनाना शिक्षा प्रशासन का मेन मुद्दा रहता है। इसके कार्यों से ही शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकती है और राष्ट्र का विकास भी इससे संभव हो पाता है। तो स्कूल के अंदर जैसे भविष्य का निर्माण किया जाता है, तो टीचर को अगर भविष्य निर्माता कहा जाता है, तो जो मैनेजमेंट है उस भविष्य निर्माता के लिए साधनों को प्रोवाइड करवाते हैं। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एक टीचर कैसे चीजों को डील कर पाएगा। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन चीजों को प्रोवाइड करवाने की ड्यूटी विद्यालय प्रशासन की रहती है, शैक्षिक प्रशासन की रहती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।